Hello students, welcome to my channel. Today we'll start with the new chapter, Measure of Central Tendency. This chapter is of Statistic, class 11th. Okay, Meaning of Central Tendency. सबसे पहले हम उसका Central Tendency का मीनिंग समझ लेते हैं. Central Tendency का मीनिंग Central Tendency में ही Central यानी सेंटर, बीच का नंबर. सो अगर हम इसका मीनिंग रीड कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है? इट रिफर्स टू द सेंटर वैल्यू. बीच की वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो पूरी सीरीज़ को, पूरी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ को रिप्रेजेंट करती है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप क्लासरूम में बैठे हो तो आपका अगर मॉनिटर है, वो मॉनिटर क्या हो गया? एक तरह से सेंटर वैल्यू हो गया जो तुम्हारी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी कहें या सेंट्रल वैल्यू कहें. तो उसी तरह से जब हमारे पास बहुत सारी डेटा है और उसमें से हमने सेंट्रल वैल्यू निकाल ली है तो वो क्या कर रहा है? पूरी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसी से हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. अब सेंट्रल टेंडेंसी में जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है तुम्हारा एवरेजेस. सेंट्रल टेंडेंसी या सेंटर नंबर मुझे निकालना है तो मैं क्या करती हूँ? मैं एवरेज ही निकालती हूँ. हम जब बात करते हैं तो हम भी यही कहते हैं लगभग इतना होगा. तो लगभग इतना होगा ऐसा हम कह रहे हैं तो हम कुछ आसपास का नंबर बोलते हैं. एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम है, हम आसपास का नंबर बोल रहे हैं. तो वो आसपास का नंबर निकलता कैसे है? एवरेजेस से निकलता है. सो द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू स्टडी द पर्पस ऑफ एवरेजेस. हमको एवरेज निकालना क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले वो डेटास को क्या कर देता है? ब्रीफ कर देता है. यानी कि जो भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसे कैसा कर देगा? छोटा कर देगा, ताकि मुझे इजी हो जाए समझने के लिए या इजी हो जाए कंपेयर करने के लिए. मैं एक फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ. दो स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं सब्जेक्ट्स में. तो हम उसका क्या कर रहे हैं? हम टोटल लगाते हैं, हम एवरेज निकाल रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि लगभग इस क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनके एवरेज 60 to 80% मार्क्स आते हैं. तो हमने क्या किया? दो स्टूडेंट्स के बारे में निकाला और क्या बताया कि ये दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हमने क्या किया है? स्टैटिस्टिकल डेटा को ब्रीफ कर दिया है जिससे मैं इस क्लास को दूसरी क्लास से कंपेयर कर सकती हूँ. एक 11th क्लास है जिसका मैंने कहा कि इसकी डेटा जो आती है वो 60 to 80% के बीच में मार्क्स होते हैं. फिर मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ 12th क्लास से. तो 12th क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 80 से 90 के, एवरेज स्टूडेंट ऐसे हैं जो 80 से 90 वाले मार्क्स ज़्यादा लाते हैं. तो मैं क्या कर पा रही हूँ? दो क्लासों के बीच में कंपेयर कर पा रही हूँ. सो कंपैरिजन इज़ पॉसिबल. फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, हम अगर कंपेयर कर पाते हैं, हम डेटास को छोटा कर पाते हैं तो हम पॉलिसी बना सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि 11th में 60 से 80 मार्क्स वाले बच्चे हैं. अब मैंने जब उसको 12 से कंपेयर किया तो 12 में पता चला कि कुछ जो बच्चे हैं वो कौन से बच्चे हैं जिनको 80 से 90 वाले मार्क्स हैं. तो अब मैं क्या करूँगी? मैं चाहूँगी कि 11th वाले क्लास में भी ऐसे कुछ फॉर्मूला, ऐसी कुछ पॉलिसी या ऐसा कुछ रूल लगा लूँ कि वो जो बच्चे 60 to 80 में आ रहे हैं वो भी किस में आ जाए? 80 to 90 में आए. तो मैंने क्या किया? कंपेयर करने के बाद मैं क्या बना रही हूँ? पॉलिसी बना रही हूँ. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, पॉलिसी बनने के बाद मैं दोबारा क्या करूँगी? चेक करूँगी, यानी दोबारा एवरेज निकालूंगी. दोबारा एवरेज निकालने के बाद मैं कंपेयर करूँगी क्या जो पहले था अब उसमें इम्प्रूवमेंट आया या नहीं. तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. हम एवरेजेस इसलिए निकालते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके, हम उससे रूल्स बना सकते हैं और हम फिर उस रूल का कंपेयर करेंगे कि रूल बनने के बाद कितने तक वो चले हैं. दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. Now we'll come to the next topic which is called as essentials of good averages. अगर मुझे good average चाहिए
यानी मैं किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव बना रही हूँ पूरी क्लास का, तो वो एक बच्चा ऐसा बच्चा होना चाहिए जो पूरी क्लास की ट्रूथ बता सके। तो वो जो सिलेक्शन मेरा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट सिलेक्शन। इसलिए वो बोल रहा है कि गुड एवरेज के लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है, क्लियर एंड स्टेबल, ऐसी डेटा हो जो तुम्हें पता है कि वो चेंज नहीं होने वाली है और वो सही है, क्लियर है। सिंप्लिसिटी, एवरेजेस, जब मुझे एवरेज मतलब क्या है, हम सारे मार्क्स होते हैं उसकी टोटल लगा देते हैं और उसे जितने मार्क्स है 10 नंबर है तो 10 मार्क्स थे तो हम क्या कर रहे हैं, उसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं टोटल को, तो उसे हम एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज कितना सिंपल है निकालना, सिर्फ टोटल लगा दो। अगर मैंने 10 नंबर की टोटल लगाई है तो मैं उसको 10 से डिवाइड कर रही हूँ। अगर 12 नंबर थे तो 12 नंबर की टोटल लगाई और उसे 12 से डिवाइड किया, तो वो क्या निकला है, एवरेज निकला है। तो दैट इज़ व्हाट, वेरी सिंपल। बहुत ज़्यादा डेसिमल वाले नंबर ले लूँगी 0.67888 और उसको टोटल लगाना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी जो एवरेज निकालने की डेटा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब आपको इतना तो श्योरिटी होनी चाहिए कि जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो एग्जैक्ट नहीं पर कुछ हद तक सही होने चाहिए, ताकि आपका कोई भी कंक्लूजन गलत नहीं आएगा। एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट नंबर मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा पॉइंट वाले नंबर होंगे तो मुश्किल आएगी, आपके लिए सिंपल नहीं रहेगा। तो वो ये कह ही रहा है कि एब्सोल्यूट नंबर होने चाहिए, यानी कि पूरे पूरे आपको नंबर लेने हैं। लीस्ट इफेक्ट ऑफ चेंज इन द सैंपल, कोशिश करो कि जो भी आप नंबर ले रहे हो या जो भी आप सैंपल बना रहे हो उसमें कम से कम चांसेस हो चेंज करने के लिए। सो दीज आर द पर्पस एज वेल एज असेंशियल ऑफ एन एवरेजेस। ना अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। फर्स्ट इज मैथमेटिकल एवरेज। तो मैथमेटिकल एवरेज दो तरह के होते हैं, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इस चैप्टर में हम जो फोकस करेंगे वो कौन से मेथड पे करेंगे, अर्थमेटिक मीन पे करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इस ईयर में नहीं पर नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 12th क्लास में आपको ज्योमेट्रिक मीन, कर्व प्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज आ जाएगा। ये फिर और आप हायर क्लासेस में पढ़ सकते हैं। तो अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कौन से मेथड पे रहेगा, अर्थमेटिक मीन पर रहेगा। पोजिशनल एवरेजेस पे अगर आप देखोगे तो पोजिशनल एवरेजेस में दो मेथड आते हैं, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। ये आपके अरिथमेटिक मीन के बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन से, मीडियन एंड मोड। तो सेंट्रल टेंडेंसी में आपकी 11th क्लास में आपको 3 मेथड पढ़ने हैं। कौन से, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 मेथड्स आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इनका मीनिंग क्या होता है, ये सारा आप डिटेल में पढ़ोगे। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पर, अरिथमेटिक मीन पर। द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन, इट रिफर्स टू द नंबर which is obtained by adding the values of all the items of a series and dividing the total by the number of item। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी सीरीज़ में आपके नंबर्स दिए हैं वो एक सीरीज़ में जो नंबर्स आपको दिए आप उन्हें क्या कर दोगे, टोटल लगा के जितने नंबर हैं उन नंबर से उसे डिवाइड कर दोगे। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये नंबर्स है, राइट, अब मैं इन नंबर्स का क्या करूँगी, टोटल लगाऊंगी। सो 1 + 2 + 3 + 4, डिवाइडिंग दिस बाय कितने नंबर है काउंट करूँगी, 1 2 3 4, 4 नंबर है तो 4 नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया। इसकी टोटल क्या हो गई, 7 and 10, 10 / 4। तो ये मुझे क्या देने वाला है, अरिथमेटिक मीन।
और यही इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या बता रखा है कि ऐसे नंबर, द नंबर विच इज़ ऑब्टेन, एक ऐसा नंबर मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब मैं ये सारों की टोटल लगाऊंगी जो एक सीरीज़ में है और जितने नंबर हैं उनको टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दूंगी। दैट इज कॉल्ड व्हाट? अरिथमेटिक मीन। अब हम इसके अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूलाज को समझेंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलाज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के जो फॉर्मूलेज है वो आपको 3 मेथड में पढ़ने हैं। तो 3 मेथड जो है वो क्या है? फर्स्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, another is called as shortcut method, और लास्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। कलेक्शन ऑफ डेटा जब चैप्टर पढ़ाया था तब आपको बताए थे कि सीरीज कितने टाइप्स की होती है, सीरीज के टाइप्स पढ़ाए थे। तो हम वो टाइप्स लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला टाइप आपको बताया था इंडिविजुअल सीरीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी होती है कंटिन्यूस सीरीज। ये सारे टाइप्स हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाज में पढ़े। अब इन 3 सीरीज के अकॉर्डिंग तुम्हारे फॉर्मूलेज बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। अगर इंडिविजुअल सीरीज है और फर्स्ट कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्स बार अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट किया जाता है। अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट किया जाता है। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, टोटल ऑफ द नंबर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। फिर शॉर्टकट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज का कोई क्वेश्चन आया तो कैसे होगा? एक्स बार विच यू मीन बाय अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस, हम सीरीज में से अज्यूम करते हैं। स्टूडेंट ये डिटेल एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल देकर मैं ये सारे फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी आपके सामने सारे फॉर्मूलेज लिख रही हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे इन सारे फॉर्मूलेज को दिमाग में फिट करने के लिए। अज्यूम प्लस सिग्मा डी एक्स माइनस एन। स्टेप डेविएशन का ज़रूरी नहीं है, जब आप इंडिविजुअल सीरीज़ है आपका इन दो से काम चल सकता है तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड लगाना ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट इज द डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज इज दैट सीरीज इन विच वी हैव द फ्रीक्वेंसी। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाला चैप्टर, आप चाहो तो वीडियोस अपलोड हो गए, आप उन्हें देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा डिस्क्रीट सीरीज है क्या। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स अपॉन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सी एक्स सिग्मा एफ कर देते हैं, दैट इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। शॉर्टकट मेथड में ए फ्रीक्वेंसी आ जाती है, इसलिए हम डी एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ से। यस। स्टेप डेविएशन में ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय आई, ये आपका फॉर्मूला होगा। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इसे और डिटेल में समझा दूंगी। कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, अगर कंटिन्यूस सीरीज है तो आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा? मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू आपके लिए क्या बन जाएगी? x बन जाएगी, दैट इज दिस x। फिर आप वापस उसकी क्या करोगे? टोटल लगाओगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर एफ एक्स आएगा। ओके, यहाँ फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ।
यहाँ सेम रहता है फॉर्मूले जब कंटिन्यूस सीरीज की बात करो या डिस्क्रीट सीरीज में, तो फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं है। बट क्या डिफरेंस है कि आप जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, करेक्ट। यहाँ पे भी सिग्मा एक्स लिख लो ताकि आपको याद रहेगा। फिर इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी हम सिग्मा एक्स ही लिखते हैं ताकि आपके लिए इजी रहे। सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन जो आपको स्टडी करने हैं, जो आपको समझने हैं। इन सब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं एक एक क्वेश्चन या एक एक एग्जाम्पल नेक्स्ट सेशन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको ये सारे फॉर्मूले किस तरह यूज़ करने हैं ताकि आपको इस चैप्टर में पता चल जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।